हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रगति दिस साइड, योर एसएसटी टीचर। देखो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 7th की एसएसटी का चैप्टर नंबर 5 द राइज ऑफ एम्पायर्स का पार्ट नंबर 3 होने वाला है। ये कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं मैम पार्ट 3। यस, मुझे पता है हम थोड़ा सा डिले हो जा रहे हैं वीडियोस लाने में, लेकिन इट वॉज बिकॉज मैंने बताया था पेपर्स वगैरह चल रहे थे, एग्जाम्स वगैरह थे, तो थोड़ा सा डिले यहाँ पर हो रहा था। अब नहीं होगा, हर ऑल्टरनेट डेज पे आपको वीडियोस मिलेंगी, बिकॉज मैं क्लास 7th और 8 दोनों को फिलहाल पढ़ा रही हूँ। जैसे तो कभी 7th की कभी 8th की स्टेप से जो है वीडियोस आती रहती हैं। एंड अब आज की क्लास में हम लोगों ने लास्ट क्लास में अलेक्जेंडर तक का जो पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है, प्लीज जाके पहले उन दोनों पार्ट्स को देखो। पार्ट 1 पार्ट 2 में हम आपका पेज नंबर 16 का हाफ कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें पढ़ना है आपका द माइटी मौर्याज, कि मौर्याज जो है कैसे आए, मौर्याज कब आए, हमें उसको पढ़ना है। और हम ये सब किसकी बात कर रहे हैं, हम ये सारी की सारी बात कर रहे हैं मगध की। किसकी बात कर रहे हैं? मगध की। और मगध क्या था? आपका महाजनपद था। महाजनपद क्या होता है? जो बहुत सारे जनपद को मिला के बनता है। और जनपद क्या होते हैं? जहां पर भी लोग अपने कदम रखते हैं, वो टेरिटरी, वो एरिया जहां पे लोग रहते हैं, बेसिकली दैट वाज जनपद। तो बहुत सारे जनपद को मिला के बना आपका एक महाजनपद। अब वो जो महाजनपद है, जिसका भी महाजनपद है, वो क्या होता है भैया? वहां का किंग होता है। कुछ महाजनपद को मिला के आपका किंगडम बनता है। और कुछ किंगडम्स को मिलाकर हमने क्या कहा था भैया? ये एक जनपद है, ये एक जनपद है, ये एक जनपद है। इन सबको मिला के बना आपका महाजनपद। अब ऐसे आपके बहुत सारे महाजनपद होंगे। ये एक महाजनपद हुआ, ये एक महाजनपद हुआ, ये क्या है? अलग अलग आपके किंगडम्स है। अब ये जब सारे के सारे किंगडम्स मिल जाएंगे तो ये आपका बड़ा सा एरिया बनेगा, आपका एम्पायर। हमने देखा था। अच्छा, इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि मगध में सबसे पहले हरियन का डायनेस्टी थी, जिसके बिंबिसारा वगैरह थे। उनके बाद हमारे कौन से आई थी? जो हरियन का थी। उसके बाद शिशुंगा डायनेस्टी आई थी, मैंने लिखा था कहीं पे शिशुंगा डायनेस्टी थी, ये नहीं। उसके बाद जो है नंदा डायनेस्टी थी, ये हमने देख लिया था कि 321 बीसी तक ये लोग रहे थे। और लास्ट में जो नंदा का किंग था, महापद्मा नंदा, वो जो है काफी रिच था, लेकिन वो टैक्सेस बहुत चार्ज कर रहा था, लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रहा था। इसकी वजह से जो वो था, वो नंदा का लास्ट रूलर बनेगा। और हालांकि आप देखोगे आज की वीडियो में कि यही जो नंदा का रूलर है, इसी के टाइम पे चाणक्य है, जो बहुत वाइज जिनको माना जाता है, काफी वाइज थे वो, काफी क्लेवर थे, काफी समझदार थे, काइंड ऑफ इंटेलिजेंट थे। चाणक्य भी जिसे हम कहते हैं, कौटिल्य जिसे हम कहते हैं, वो सब उन्हीं के नाम है। विष्णुगुप्ता भी कहते हैं इनको हम। इन्हीं के टाइम नंदा, महापद्मा नंदा के टाइम पर वो थे, लेकिन उन्हें इसने बाहर निकाल दिया था। और फिर वो मौर्यास के कोर्ट में आते थे। इसके बाद नंदा जब डिक्लाइन हो गया तो मौर्यास जो है यहाँ पर आ गए थे। और मौर्य के जो फर्स्ट रूलर का नाम क्या था? दैट वाज चंद्रगुप्त मौर्य। यहां से हमें अपनी बच्चा आज की स्टोरी को शुरू करना है। ये मैंने एक ब्रीफ आपको इंट्रो दे दिया कि हमने अभी तक क्या पढ़ा हुआ है। ठीक है, आज शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, द माइटी मौर्यास हम लोग पढ़ रहे हैं अभी तक। हमने बोला है भैया, आफ्टर दैट ब्रीफ सोजर्न टू द नॉर्थ वेस्ट। हम लोग क्या करते हैं इस वीडियोस में? लाइन बाय लाइन सब कुछ कवर करते हुए चलते हैं, लाइक जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हो या ट्यूशन में पढ़ रहे हो, खुद इस तरीके से ही। अच्छा, हमने बोला जैसे अभी हम कुछ देर हमने रोका खुद को, जैसे हमने कुछ टाइम हमने समय लगाया अपना नॉर्थ वेस्ट के बारे में पढ़ने के लिए। नॉर्थ वेस्ट क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ा था, कि वो अलेक्जेंडर जो है नॉर्थ वेस्ट में हिंदू कुश माउंटेन्स थे, वहां से इंडिया में आए थे। झेलम के पास उन्होंने बैटल भी बैटल भी लड़ा, जैसे हम झेलम का बैटल कहते हैं, ठीक है, वो असाइलम भी कहते हैं। तो वो जो है बैटल लड़ा, उन्हें आगे गए और फिर जो है किसी को हराया भी था उन्होंने, यहाँ पर रूलर वगैरह को, फॉरस को हराया था, लेकिन उसके बाद उनको वो दे भी दिया था। ये कुछ स्टोरी है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कवर अप करा दी है। ठीक है, अब देखो बोल रहे हैं, अब हम वापस से आते हैं एक बार मगध पे, जहां पे हमने देखा था कि नंदा रूलर थे, जो महापद्मा नंदा जिनके लास्ट रूलर थे, उनका एम्पायर जो है डिक्लाइन हो रहा था। 321 बीसी के आसपास क्या हुआ? जब अलेक्जेंडर अपनी आर्मी के साथ इंडिया छोड़ के चले गए, तो 321 बीसी के आसपास क्या हुआ था? एक नया एम्पायर, एक नई डायनेस्टी। और डायनेस्टी का मतलब क्या होता है बच्चा? वंशज। क्या मतलब होता है? वंशज। की पहले ये था, फिर इसका बेटा, फिर इसका बेटा, फिर इसका बेटा, ये जो है चलता रहेगा। इसे बोलते हैं वंश चलता आ रहा है, वंशज चलता आ रहा है। हमने बोला भैया कि जो मौर्य एम्पायर था, दैट वाज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। ये बहुत जल्दी ही नंदा की सारी के सारे टेरिटरीज को खा गया, खत्म कर दिया इसने, और बल्कि और जो है आगे की तरफ एक्सपैंड करता हुआ चला गया। एक डिफरेंस दिखाती हूँ, ये आपको दिख रहा है, ये जो है नंदा का एम्पायर था, मतलब ये नहीं, मतलब जो येलो वाला पार्ट है सारा का सारा, ये इतना जो है नंदा यहाँ पर फैले हुए थे। दिख गया? ये एरिया था नंदास के अंडर। अब दिखाती हूँ मौर्यास के अंडर का जो एरिया था वो कितना था। दिखा? ये देखो,
ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये येलो वाला पार्ट, ये आपके मौर्यास के अंडर था। अब इसमें देखो सारा का सारा इंडिया आ गया, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, सिर्फ और सिर्फ जो बिल्कुल साउथ वाला पार्ट है, जहां पे हमने पहले की वीडियोस में देखा हुआ है, यहाँ पे चोलास थे, यहाँ पांड्याज हैं और यहाँ पे चेराज हैं। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है, तो चोलास, चेराज, पांड्याज जो बिल्कुल सदर्न किंगडम्स थे, वो मौर्यास का पार्ट नहीं बन पाए थे, बाकी सबके सब मौर्यास का पार्ट बन गए थे। मौर्यास ने खुद को इतना एक्सटेंड कर लिया था कि और पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट इनके अंडर था। हम देखते हैं चंद्रगुप्त जो है, हमने बोला भैया चंद्रगुप्त जो है ना, इनका जो ये किस्मत है, जो इनका जो ये रहा इनका, ये सब ना इनके मेंटोर थे, जिनका नाम क्या था, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, आप कुछ भी इनको बोल सकते हो, ठीक है। इनकी वजह से हुआ, जिन्होंने अपनी नॉलेज का, जो उनको पॉलिटिक्स की, गवर्नेंस की, इकोनॉमिक्स की, हर चीज की जो इनको नॉलेज थी ना, एक उसने उस नॉलेज ने काफी हेल्प करी चंद्रगुप्त मौर्य की ये एम्पायर को खड़ा करने में, जो कि इतिहास में एक बिल्कुल सबसे ग्रेटेस्ट एम्पायर में से एक एम्पायर इनका रहा था। आपने सुना होगा अशोका के बारे में, अशोका द एम्परर, काफी सुना है। एंड आई थिंक 7th क्लास में जो प्रीवियस बुक्स थी, उसमें अशोका द एम्परर का चैप्टर नंबर 7 समहाउ उसका वो था भी उनका, 7th में ही था, आई थिंक 8th में नहीं था, 7th में ही में भी रहा है। हाँ 7th में ही रहा है, मेडिवल है ना ये, हाँ तो 7th में ही रहा है इनके बारे में। अब देखो बात करते हैं कौटिल्य की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। हमने बोला भैया बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कौटिल्य को हम चाणक्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्ता के नाम से भी जानते हैं। ये एक टीचर थे, ऑल्दो एट द वर्ल्ड रिनोन्ड तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, हमने दो यूनिवर्सिटीज के बारे में पढ़ा है, एक हमने पढ़ा है नालंदा यूनिवर्सिटी और एक हमने पढ़ा है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी यहाँ पे थी, ठीक है, यहाँ पे समवेयर जो है तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, और नालंदा जो है बिहार में थी। अच्छा, यहाँ पर ये थी दोनों, तो यहाँ पे ये पढ़ाते थे, काफी अच्छे टीचर थे ये। हिज लेजेंडरी टेल, टेल का मतलब पूछ नहीं है, टेल का मतलब क्या है, कहानियां, जो इनकी लेजेंड वाली जो कहानियां हैं, ये शुरू होती है बेटा धनानंदा के जो उनका पीरियड था, टाइम पीरियड, वहीं से शुरू होती हैं, जो ये काफी अनपॉपुलर हमने देखा है, क्योंकि इनके बारे में ज्यादा कुछ सुना भी नहीं है। धनानंदा, अब देखो इनकी स्टोरी थोड़ी सी पढ़ते हैं, क्या स्टोरी रही थी इनकी। कहते एक सेकेंड, आई थिंक पीछे रह गया समवेयर, जस्ट अ सेकेंड, हाँ नहीं ठीक है, ओके। देखो कह रहे हैं कि धनानंदा के टाइम पे इनके स्टोरीज जो है शुरू हुई थी, जो कि इनको लग रहा था, इनको दिख रहा था चाणक्य, क्योंकि भाई ये जो है ज्यादा पॉपुलर नहीं है, ना ज्यादा चलने वाले हैं ये, और प्लस जो ये काम कर रहे थे, लोगों के ऊपर टैक्सेस लगाना, बहुत ज्यादा उनको ऑप्रेस करना, ये सब चीजों जो कर रहे थे, उसकी वजह से कौटिल्य ने धनानंदा को एडवाइस भी किया था कि या तो भैया अपने तरीकों को, अपने वेस को चेंज कर लो, जो आप कर रहे हो, या तो आप उस चीज को हटा दो, या फिर अपने एम्पायर का जो कोलैप्स है, यानी कि खत्म होता हुआ अपने एम्पायर को विटनेस करो, या तो तुम अपने तरीके बदल लो भैया, कहते हैं ना, या तो अपने काम बदल ले, या सोच ले ये तेरे से होगा ही नहीं, या तो अपना रास्ता बदल ले, या छोड़ दे इसको, ये नहीं होगा तेरे से, वो वाली चीज कही है इन्होंने। कौटिल्य ने नंदा को कहा था या तो अपने तरीकों को चेंज कर लो, या फिर अपना एम्पायर को डूबते हुए देख लो। भैया धनानंदा जो है गुस्से में आ गए, मुझसे ऐसे कैसे कह दिया जी, और उन्होंने जो अपने कोर्ट से उसको बाहर निकाल दिया। और कौटिल्य का तभी से उनका ना एक मकसद सा बन गया था, उनका वो हो गया था कि भैया अब तो ये जो नंदा है, इसका रूल जो है मुझे खत्म करना ही करना है, ये तो मैं खत्म करके रहूंगा। इसलिए अब यहाँ बात करेंगे हम द राइज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद मौर्य कैसे आते हैं, वो क्या करते हैं। भाई बहुत सारी स्टोरीज हैं इनके ओरिजिन के ऊपर, कब आए, कैसे कैसे क्या हुआ, लेकिन जो कॉमन थीम यहाँ पर चलती है वो यही चलती है कि नंदा को ओवरथ्रू करने में उनकी जो कौटिल्य है, उनकी मैं कहूँ काफी रोल रहा था उनका, काफी हेल्प करी थी उन्होंने मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य की, और मगध का कंट्रोल भी अपने हाथ में ले लिया था। और आपको याद रखना है कि मगध का जैसे ही मगध का जो मैं कहूंगी कंट्रोल था, वो इनके हाथ में आया था, मौर्यस के हाथ में, उस टाइम पे उनकी कैपिटल क्या थी मगध की, दैट वाज पाटलिपुत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आपसे पूछ सकते हैं, पाटलिपुत्र जो है मगध की कैपिटल थी एट दैट टाइम, ठीक है। अच्छा, डू यू रिमेंबर दैट मगध हैड मेनी एडवांटेजेस। अच्छा, जब हमने प्रीवियस चैप्टर्स में मगध के बारे में पढ़ा है, हमने इस चैप्टर में भी थोड़ा बहुत मगध के बारे में पढ़ा था, फर्स्ट पार्ट में ही पढ़ लिया था, तब हमने देखा था कि मगध को कितने सारे एडवांटेजेस हैं। देखे थे, ये ज्योग्राफिकल एडवांटेज है, ट्रेड का एडवांटेज, देखो यहाँ पे था ना, ये रहा आपका बिहार में, हमने देखा था इस पे काफी इकोनॉमिक एडवांटेज काफी है, ट्रेड से लेकर पॉलिटिकल एडवांटेज काफी, ज्योग्राफी काफी अच्छी है यहाँ की, तो उसको यहाँ पे इसका भी एडवांटेज है। इन सब चीजों के यहाँ पर चलने की वजह से, और साथ साथ जो ये मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट है कौटिल्य जी, जो स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत मास्टर थे, उनकी हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य इस एम्पायर को और एक्सपैंड कर पाए।
भैया इनकी हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में वैसे ही एम्पायर आ चुका था। अब जब वो एम्पायर किंगडम उनके हाथ में आ गए, उसको एक्सपांड करने में, उस मगध के एम्पायर को और बढ़ाने में, मगध के किंगडम को बढ़ाकर एम्पायर में कन्वर्ट करने में काफी हाथ रहा था कौटिल्य का। सोचो नॉर्मल सा एक एरिया है मगध नाम का, जिसको इकोनॉमिक एडवांटेज बहुत सारे हैं, पॉलिटिकल एडवांटेज है, ज्योग्राफिकल एडवांटेज है, हर तरीके का एडवांटेज इस पर्टिकुलर एरिया को मिल रहा है और यहाँ के राजा को मिल रहा है। तो पूरी, और प्लस इस राजा को इस मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट की एडवाइस भी मिल रही है, तो ग्रो क्यों नहीं करेगा? ऑब्वियसली बात है, वो ग्रो करेगा ही करेगा। कहते हैं उसने जो आपका मौर्य थे, उन्होंने जो ग्रीक के सेट्रैप्स थे, सेट्रैप्स कौन होते हैं हमने कहा था, सेट्रैप्स वो गवर्नर होते हैं कि जब भी अलेक्जेंडर जिस भी टेरिटरी को जीतता है ना, तो वहां पे वो अपने गवर्नर को बिठा देता है राज करने के लिए, और खुद वो वहां से और आगे की तरफ जो है लड़ने के लिए चला जाता है। उन्हें हमने कहा था गवर्नर्स को सेट्रैप्स। तो कहा था कि जो मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने ग्रीक के उन सेट्रैप्स को भी हराया था जिन्हें अलेक्जेंडर छोड़ गया था नॉर्थ वेस्ट के एरियाज में। और बाद में उन्होंने अपने इस एम्पायर में नदन प्लेन से लेकर के डेक्कन प्लेट्यू तक का रीजन हमने देख लिया है, नॉर्थ वेस्ट से लेकर के, यहां से लेकर के नॉर्थ पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट तक, और ये साथ साथ यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ तक का जो एरिया है डेक्कन प्लेट्यू तक का रीजन, नदन प्लेन से लेकर के यहाँ तक का रीजन को इन्होंने अपने अंडर कर लिया था। ठीक है जी। अच्छा, कह रहे चंद्रगुप्त मौर्य ने जब ग्रीक्स को हरा दिया था, तो वो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप यानी कि बातचीत का बहुत अच्छा एक रिश्ता जो उनके साथ बना पाए, एंड होस्टेड इन हिज कोर्ट अ ग्रीक हिस्टोरियन एंड डिप्लोमेट मेगास्थीन्स। अब ग्रीक्स को हराने के बाद उन्होंने उनसे दुश्मनी मोल नहीं ली, नॉर्मल उनको दोस्त रखा, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाए रखा कि इनफॉर्मल रिलेशनशिप है अभी यहाँ पे उनके बीच में। उसके होने की वजह से ग्रीक से जो और कुछ फिलोसफर्स थे, जो हिस्टोरियंस थे, डिप्लोमेट वगैरह थे, वो यहाँ पर आते थे उनके कोर्ट में, मौर्य के कोर्ट में, जिसमें से काफी इंपॉर्टेंट ग्रीक के हिस्टोरियन आए थे, दैट वाज नेम्ड एज मेगास्थीन्स। कौन आए थे? मेगास्थीन्स आए थे। ये वो ऑलमोस्ट पहले थे वो जिन्होंने इंडिया, किसी बाहर की कंट्री से इंडिया में आकर कुछ लिखा था, वो पहले थे। तो ये आप आते हैं इंडिया में और इंडिया के बारे में लिखते हैं अपनी बुक में इंडिका। इंडिया से क्या बना आपका? इंडिका। ठीक है, इन्होंने इसके बारे में यहाँ पे लिखा था, और मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन करा हुआ है कि पहला ऐसा अकाउंट था जो कि इस तरीके से लिखा गया था बाहर के किसी ट्रेवलर के द्वारा, बाहर के किसी हिस्टोरियन के द्वारा। लेकिन ऑल्दो भैया कि ये खो गया था काफी ज्यादा, कुछ थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पर बची हुई हैं, बस कुछ कोट वगैरह है, बाकी सब कुछ आप नहीं बचा था उस टाइम तक। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं कौटिल्य का जो किंगडम का कॉन्सेप्ट था। देखो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में और जैसे प्रीवियस चैप्टर रहा है वहां भी हमने देखा था कि चाणक्य जो एक किंगडम को कैसे बनाना चाहता था, कि यहाँ पर ट्रेड काफी अच्छा होना चाहिए, सिर्फ अपने लोगों के लिए नहीं बल्कि बाहर के लोगों के लिए भी खाना होना चाहिए, हमारे पास इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी अच्छी होनी चाहिए, लोगों के बीच में ऑनेस्टी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो ये चीजें जो है उन्होंने अपने किंगडम के बारे में बताई थी कि एक किंगडम जो है वो कैसा होना चाहिए। अब यहाँ पे और हम डिटेल में उसकी बात करेंगे, और हमको ये भी पता है कौटिल्य ने अपना एक वर्क है उनका, इसका नाम है अर्थशास्त्र। उनकी बुक है वो, जिसमें उन्होंने कई बातें जो है इसके बारे में भी लिखी हुई है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और पढ़ते हैं। कहते हैं कौटिल्य की काफी क्लियर विजन थी कि एक किंगडम जो है, एक राज्य जो है वो किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से वो मैनेज होना चाहिए, और किस तरीके से वो इकट्ठा होना चाहिए, कंसोलिडेट होना चाहिए, सबके बीच में ब्रदरहुड की फीलिंग जो है वो होनी चाहिए। उनका काफी फेमस वर्क है, आपको पता है, अर्थशास्त्र, जिसमें उन्होंने सब कुछ है उसके अंदर, भाई गवर्न कैसे करना है आपको, इकोनॉमिक्स के बारे में भी काफी चीजें हैं उसके अंदर, किस तरीके से क्या चीजें होती हैं, सब कुछ है उसके अंदर। तो कहते हैं उसमें उन्होंने कई सारी चीजें लिखी है, कुछ डायरेक्टिव्स मतलब कुछ ऑर्डर्स वगैरह, कुछ रूल्स वगैरह इशू कर रखे हैं कि डिफेंस कैसा होना चाहिए किसी भी कंट्री का, इकोनॉमिक स्टेटस कैसा होना चाहिए, वहां की इकोनॉमिक्स किस तरीके से काम करनी चाहिए, वहां का राजा जो है किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करना चाहिए, मतलब राजा जो है किस तरीके से चलाएगा अपने नेशन को, किस तरीके से जस्टिस मिलना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए, अर्बन प्लानिंग, शहर कैसे होने चाहिए, यहाँ पर एग्रीकल्चर किस तरीके से चलना चाहिए, और लोगों का किस तरीके से वेलफेयर भी होना चाहिए। ये सब जो है चीजें उनकी किसमें, अर्थशास्त्र में मेंशन थी। उन सब के बारे में रूल्स वगैरह, कुछ डायरेक्टिव्स, कुछ ऑर्डर्स वगैरह उसमें मेंशन थे। कहते हैं एक और जो है काफी ज्यादा उसका उनका एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट था, उसका नाम है सप्तंग, यानी कि 7 पार्ट, कि एक किंगडम में कौन कौन से 7 पार्ट होने चाहिए, सप्तंग। तो 7 चीजों से बना हुआ है कि एक किंगडम में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात, एक किंगडम में एक किंग होना चाहिए, स्वामी तो होगा ना भैया, जब तक उस किंगडम में, मतलब बेसिकली ये क्या है, सप्तंग है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कौटिल्य का सप्तंग, कि कौटिल्य क्या मानते थे कि एक किंगडम में, एक राज्य में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। समझ में आया? अब देखो क्या होना चाहिए उस राज्य में, पहली बात तो स्वामी होना चाहिए, किंग होना चाहिए। दूसरी बात, उस राज्य में एक काउंसलर्स का ग्रुप होना चाहिए, कुछ मिनिस्टर्स का ग्रुप होना चाहिए, और कुछ बहुत हाई ऑफिशियल्स का ग्रुप होना चाहिए, जिन्हें हम कहते हैं अमात्य।
ठीक है, यानी और वो क्यों होना चाहिए? एडवाइस करने के लिए, किंग को बेसिकली एडवाइस करने के लिए ये लोग होने चाहिए जो कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स में किंग को एडवाइस करे। कुछ काउंसलर्स हैं, कुछ मिनिस्टर्स वगैरह हैं जो अच्छे खासे हाई पोस्ट पे बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ क्या होना चाहिए? टेरिटरी ऑफ द स्टेट अलॉन्ग विद द पॉपुलेशन इनहैबिटिंग इट, मतलब टेरिटरी हो, एरिया हो, अच्छा खासा बड़ा एरिया हो उस राज्य में जहां पे लोग रह सके, जिन्हें हम बोलते हैं जनपद। मैंने पहले ही बोला, टेरिटरी को जहां पे लोग रहते हैं, अपने कदम रखते हैं, दैट इज कॉल्ड जनपद। कई सारे टेरिटरीज को मिलकर बनता है आपका महाजनपद, कई सारे महाजनपद को मिलकर बनता है आपका किंगडम, और कई सारे किंगडम को मिलकर बनता है आपका एम्पायर। ठीक है जी, कई बार बता चुकी हूँ। और क्या होना चाहिए? फोर्टिफाइड टाउन्स और सिटीज। फोर्टिफाइड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा टाउन, एक ऐसी जगह जो कि चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारों से ढका हुआ हो, यानी कि काफी लंबी लंबी ऊंची ऊंची दीवारें हो, ताकि जो एनिमी है वो नीचे से आसानी से अटैक ना कर सके, लेकिन आप ऊपर से आराम से तीर मार के अटैक कर सको उस पर। ठीक है, तो ये होना चाहिए, दुर्गा होना चाहिए, यानी कि और पैसा हो, ट्रेजरी हो, वेल्थ हो उस किंगडम के पास, तो कोशा हो, बेसिकली कोश हो, है ना, बोलते हैं ना। ठीक है, अच्छा फिर बोल रहे हैं फोर्सेस ऑफ डिफेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर। अब जब तक डिफेंस फोर्सेस नहीं होंगी, आप कैसे अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट करोगे? तो डिफेंस फोर्सेस होने चाहिए, दंड देने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो भी होने चाहिए, और एलाइज होने चाहिए, आपके मित्र होने चाहिए। आप सबसे दुश्मनी मोल मत लो, आपके अपने कुछ एलाइज रखो जिनसे आप बातचीत करके भी अपने जो है किंगडम को आगे बढ़ा सको, अपने एम्पायर को आगे बढ़ा सको, अपने राज्य को आगे बढ़ा सको। तो ये आपके हैं कौटिल्य के सप्तम की 7 चीजें जो कि एक किंगडम में होनी चाहिए, एक राज्य के पास, एक राज्य में बेसिकली होनी चाहिए। कहते हैं कौटिल्य के अकॉर्डिंग जो सप्तंग है, टुगेदर मस्ट क्रिएट अ सेटल्ड वेल प्रोटेक्टेड एंड प्रोस्पेरस किंगडम। जो सप्तंग है, अगर ये सारी चीजें मिल जाएं तो ऑब्वियसली बात है, अगर उस किंगडम में, उस एरिया में डिफेंस फोर्स भी होगी, उस एरिया में टेरिटरी भी अच्छी खासी है, उस एरिया में मित्र भी है उनके, उस एरिया में कोष भी है। ठीक है, जो आपके होते हैं ना कोष होते हैं, मुझे वर्ड नहीं आता, मूवीज में होता है ना वो विदेशी कोष, सोना कोष, मतलब मुझे वो वर्ड, सोने की मुद्राएं तो अलग होता है, कोष में कुछ वर्ड होता है, मुझे एग्जैक्टली कुछ मूवीज में मैंने सुना है, कार्टून्स में मैंने सुना है ये वर्ड, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। ठीक है, दुर्गा होनी चाहिए, फोर्टिफाइड टाउन्स होंगे, अगर उसमें फोर्टिफिकेशन है तो प्रोटेक्शन का भी अच्छा खासा काम है, काउंसलर्स का ग्रुप एडवाइस करने के लिए, खुद किंग है वहां पे अच्छा खासा, तो ये सब चीजें अगर होंगी तो ऑब्वियसली बात है एक बहुत अच्छी प्रोटेक्टेड और खूब पैसे वाला जो है किंगडम बन पाएगा। वॉरफेयर के थ्रू भी, वॉर करके भी आप ये कर सकते हो, और आप अलायंसेस के थ्रू अपने मित्र को बनाकर भी आप कर सकते हो, जिस भी तरीके से आप करना चाहो, लेकिन आपका किंगडम जो है काफी अच्छा जो है बन जाएगा अगर आपके पास ये सप्तंग है तो, जो कौटिल्य ने बोला है। समझ में आ गया जी। कहते हैं ही एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी। उन्होंने सोसाइटी में कानून की, व्यवस्था की क्या इंपॉर्टेंस है उन्होंने दिखाई, उन्होंने दिखाया ये बहुत जरूरी है स्ट्रॉन्ग तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, राज्य को चलाने के लिए, और उन्होंने कुछ लॉज वगैरह भी बनाए थे करप्शन से डील करने के लिए। आज भी करप्शन इंडिया में भर भर के है। ठीक है, और कुछ पनिशमेंट बनाई थी कि अगर आपने वो काम नहीं करा, आपने कुछ अगेंस्ट करा, जो लोगों की भलाई के अगेंस्ट आप कुछ काम कर रहे हो, तो आपके लिए क्या पनिशमेंट है उन्होंने वो भी बनाया। तो वेलफेयर के लिए काम करा वो अलग करा, करप्शन हटाने के लिए करा अलग करा, और अगर आपने वेलफेयर नहीं करा, कुछ गलत करा लोगों के साथ, तो आपको जो उसका दंड भी मिलेगा वो भी उन्होंने मेंशन कर रखा था, कई लॉज वगैरह जो उसके बना रखे थे। अब देखो आपसे यहाँ पे कुछ पूछ रहे, थिंक अबाउट इट के क्वेश्चंस वगैरह है। तो उस क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौटिल्य सेज अ किंग शैल इंक्रीज हिज पावर बाय प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ पीपल। समझ में आ गई लाइन? कौटिल्य कहते हैं कि किंग को जो है अपनी पावर बढ़ानी चाहिए। उसकी पावर कब बढ़ेगी? जब वो लोगों का वेलफेयर करेगा। फॉर पावर कम्स फ्रॉम द कंट्री साइड विच इज द सोर्स ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। कंट्री साइड से काफी पावर आ रही है, यानी कि शहर तरफ, जो गांव वाला तरफ है वहां से नहीं, लेकिन जो अर्बन साइड है, जो कंट्री साइड है, जो शहर वाली तरफ है, वहां से किंग के पास पावर और ज्यादा आ रही है, क्योंकि शहर में आप जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जो एक्टिविटीज पैसा से हो रही है, जो एक्टिविटीज पैसे के लिए करी जा रही है, वो जो है काफी वहां पर हो रही है। कहते हैं किंग जो है कई बार स्पेशल फेवर करता है उन लोगों के लिए जो कंट्री साइड में रह रहे हैं, और वो लोग वहां रहकर जो भी लोगों के लिए बेनिफिट कर रहे हैं, चाहे वो पार्क्स को सुधार रहे हो, चाहे किसी फील्ड को बनवा रहे हो, चाहे एम्बैंकमेंट बनवा रहे हो। एम्बैंकमेंट का मतलब क्या होता है? पानी का फ्लो को रोकने के लिए कई बार बड़ी सी दीवार बनाई जाती है, जिसे बोलते हैं एम्बैंकमेंट, या ब्रिजेस वगैरह बना रहे हैं, तो ये सब काम जो है वो कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर कहा जा रहा है कि किंग जो है उनको काफी अच्छा मानता है कि जो भी लोग ऐसे होते हैं जो शहरों में रहते हैं और वहां पे रहकर काफी अच्छा काम करते हैं वहां के लोगों के लिए, बेसिकली तो उनके लिए जो है किंग है वो अच्छे अच्छे कुछ काम करता है उनके लिए, और वो स्टेप्स वगैरह लेकर आता है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि किंग ज्यादा ध्यान रखता है उन लोगों का जो कंट्री साइड में रह रहे हैं, यानी कि शहरी लोगों का ध्यान जो है किंग ज्यादा रखता है? आपको ऐसा क्यों लगता है? जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं एक बार चेक कर लूं। हाँ ठीक है,
ठीक है, मुझे लगा कि ये लैपटॉप का वो ना आ रहा हो ना नीचे का। ओके, क्या कह रहे हैं देखो। अब हाँ, ऐसा क्यों करता है किंग? जो शहरी तरफ के लोग हैं उनका ध्यान स्पेशली क्यों रखता है किंग? अब देखो उसका यहाँ पे आंसर मैंने लिखा हुआ है, कहते हैं टेकिंग स्पेशल केयर ऑफ द कंट्री साइड इज क्रूशियल बिकॉज इट प्रोवाइड्स फॉर असेंशियल रिसोर्सेज। अब जो भी लोग शहरी जगहों पे रह रहे हैं भैया, वो हमको कुछ असेंशियल, बहुत जरूरी के रिसोर्सेज जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। डे टू डे जो आप चीजें यूज कर रहे हो हमको वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग को सपोर्ट करते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस को प्रमोट कर रहे हैं, उसको मेंटेन करके चलते हैं, अपने एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हैं, हमें साफ पानी, साफ फूड, स्वच्छ भारत का मतलब बेसिकली स्वच्छ जो है उसको जो है बना के रखते हैं। और ये सब चीजें हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों को नहीं दिखा है कि आंसर क्या है, अगर वो छुप गया है, आप एक बार यहाँ से अब जो है इसको देख सकते हैं। आई होप अब आपको दिख गया होगा। ठीक है, अभी नहीं दिखा है तो एक सेकेंड, अब दिख गया होगा, क्लियरली दिख गया होगा अब तो अच्छे से कि क्या है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा वो रिमूव हो जाता है ना साइड का पार्ट। अब दिख गया क्लियरली, आप चाहो तो उसका एसेस ले सकते हो। चलो जस्ट ठीक है। अब देखो आगे कह रहे हैं कौटिल्य की जो सेंट्रल फिलॉसफी है गवर्नेंस की, जो बिल्कुल ध्यान रखती है उस चीज का, इज इन ट्यून विद इंडियन वैल्यूज। मतलब कौटिल्य की कुछ चीज है यहाँ पर, उनकी कुछ वैल्यूज वगैरह हैं जो बिल्कुल केंद्रित है, वो सेंटर से केंद्रित है। अब वो क्या बातें कहती है, वो ये कहती है इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट लाइज द किंग्स हैप्पीनेस। अगर किंग हैप्पी कब होगा? जब जो उसके अंडर जो लोग हैं, जो उसके सब्जेक्ट्स हैं, जो उसके अंडर हैं, वो खुश होंगे। तो अगर वो खुश है तो किंग भी जो है खुश रहेगा, ऐसा कौटिल्य का मानना था। इन देयर वेलफेयर हिज वेलफेयर, अगर वो उनका वेलफेयर कर रहा है ऑब्वियसली, तो वो जो उसकी भलाई भी जो है खुद ब खुद हो रही है, ऐसा उनका मानना था। ही शैल नॉट कंसिडर एज गुड ओनली दैट व्हिच प्लीजेस हिम। उसको वही काम नहीं करना चाहिए, उसको वही काम अच्छा नहीं मानना चाहिए जो उसको खुशी दे, बल्कि उसको वो काम अच्छा मानना चाहिए जो बाकियों के लिए अच्छा हो, जो उसके सब्जेक्ट का मतलब पढ़ने वाले सब्जेक्ट्स नहीं है, सब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो लोग उसके अंडर हैं। तो जो किंग के लिए अच्छी चीज क्या है कि जब किंग, जो उसके लोग अंडर उसके काम कर रहे हैं, जो उसके अंडर है बेसिकली सारी प्रजा है, प्रजा की भलाई ही उसकी भलाई है, प्रजा का वेलफेयर है उसका वेलफेयर है। जो चीज प्रजा के लिए अच्छी है वही चीज किंग के लिए अच्छी है, ये मानना था कौटिल्य का, किंग का नहीं, ये कौटिल्य का मानना था। इन अदर वर्ड्स आप समझोगे तो हाउएवर पावरफुल अ किंग मे बी, ही मस्ट गिव फर्स्ट प्लेस टू द पीपल्स इंटरेस्ट। कोई मैटर नहीं करता कि किंग जो है कितना ज्यादा पावरफुल है, उसको पहली जगह जो प्रायोरिटी है किंग को, वो अपने लोगों को जो वेलफेयर जिनका करना है, जो उसकी प्रजा है, जो उसके सब्जेक्ट्स है, उनको देनी चाहिए। किंग कितना पावरफुल है कोई मैटर नहीं करता, अगर वो अपनी प्रजा का ध्यान रख रहा है, वेलफेयर कर रहा है, उनका ध्यान रख रहा है, तो किंग जो है बढ़िया माना जाएगा। और यही जो है कौटिल्य की नीति थी। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं आपसे एक्सप्लोर करने के लिए कि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ ग्रुप में डिस्कस करना है, कंपेयर करना है कि जो कौटिल्य के आइडियाज हैं एम्पायर को लेकर और जो आज का नेशन चल रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस है। भैया कौटिल्य चाहते थे कि करप्शन ना हो, आज करप्शन भर भर के। कौटिल्य ये चाह रहे हैं कि भैया किंग ऐसा हो जो अपनी प्रजा की भलाई करे, आजकल ऐसा नहीं होता बेसिकली। जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कई काम अपनी भलाई के लिए, कुछ काम ऑब्वियसली लोगों की वेलफेयर के लिए भी करती हैं। तो आपको बेसिकली अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर यही डिस्कशन करना है कि क्या जो है पहले कौटिल्य की नीति कहती थी और क्या आजकल की जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो करती हैं। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड अशोक सॉरी द किंग हु चोज पीस। एक वो राजा जिसने पीस चुना, शांति चुनी। क्या था, कौन था राजा, किसकी बात कर रहे हैं, वो है अशोका द एम्परर। ठीक है, देखो कह रहे हैं अनदर किंग जो कि मौर्य के वंशज का ही था, मौर्य की डायनेस्टी का ही था। ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो ग्रैंडसन थे, वो पोते थे बेसिकली उनके, अशोका। कौन थे, अशोका। तो कहते हैं यहाँ पे 268 से लेकर के 232 बीसीई। अब मैं देखो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बीसी की बात कर रहे हैं, अपने वीडियोस में मैं कई बार बता चुकी हूँ बीसी और जो एडी वगैरह है वो क्या होता है, एक बार दोबारा देख लो बेशक से। देखो ये आपका जो है 0 है, ईयर आज का मान लो, ये आपका वो ईयर है जब आपका क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। जो भी क्राइस्ट के बर्थ से पहले का टाइम पीरियड है वो आपके आते हैं बीसी के अंदर, नंबर लाइन में, जैसे आप कहते हो माइनस। और जो भी इसके बाद का बर्थ है वो आपका आता है एडी, जिसे आप नंबर लाइन में कहते हो, नंबर लाइन में प्लस करते हो। यहाँ पे जैसे आप नंबर लाइन में करते हो, पहले यहाँ पे 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ये चलता रहेगा। इस तरीके से करते करते 100 आएगा, इस तरीके से करते करते 1000 आएगा, फिर आपका 1001, 1002 करते करते 2000 आएगा। ठीक है, और 2000 से आज चलते चलते आपका मान लो 2025 आ रखा है, ये चल रहा है, ये है आपका एडी। तो जब भी आपको लिखना हो तो आप 2025 एडी, ऐसे आप एडी 2025 ऐसे लिखते हो, एडी को आप हमेशा आगे लिखते हो और बीसी को आप पीछे लिखते हो।
अब ये इस तरीके से करते करते -1 -2 ये चलता रहेगा। तो ये आपका है बीसी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। जितना आप इसमें आगे जाओगे उतना आप जो आगे की तरफ पीछे की तरफ जाते रहोगे। और देखो ये हम बात कर रहे हैं आपका 268 बीसीई की। तो देखो कहाँ पे होगा ये, ऐसे 3-4 करते करते 100 आया होगा, फिर 100 के बाद 101 102 करते करते 200 आया होगा, फिर 200 के बाद करते करते 250 और 260 268 आया होगा, ऐसे आया होगा। इतना आप जा रहे हो, पीछे जाते जा रहे हो। तो यहां से लेकर के आप यहां की बात कर रहे हो, सोचो आप आज से कितने साल पहले की बात कर रहे हो, वो आप निकाल सकते हो। 2025 में 268 को अगर आप ऐड कर दोगे, क्योंकि आपको यहां से लेकर के यहां तक का टाइम पीरियड निकालना है कि हम कितने पहले की बात कर रहे हैं, तो आप यहां से निकाल पाओगे आप कितने साल पहले की बात कर रहे हो। तो बेसिकली आप यहाँ इसका पढ़ रहे हो कि इस टाइम पे क्या हो रहा था, इसके बाद ये बहुत कुछ होना बाकी है। दिख रहा है ना आपको, ब्रिटिशर्स यहाँ पर आएंगे, उसके बाद बहुत कुछ चलेगा। तो इतिहास बहुत लंबा है हमारा, बहुत बड़ा इतिहास था ना। आपको याद है, आपको जो पहले बुक्स थी एसएसटी वाली, उसमें था 6th की बुक थी आवर पास्ट 1, 7th की बुक थी आवर पास्ट 2 से 1 2 रोमन नंबर वाला, फिर 8th की बुक थी आवर पास्ट 3 ऐसे थर्ड 3 नंबर। तो ये जो हमारा इतिहास जो है बहुत बड़ा है, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न ये सब चलता रहेगा। चलो टॉपिक पे आते हैं अपने। हम बात कर रहे हैं अशोका द एम्परर की। अशोका किस तरीके से आते हैं, कहते हैं जिनके केम टू बी क्रेडिटेड विद मेजर रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट्स। अशोका जब यहाँ पे आए थे तो उनको कुछ ऑलरेडी कुछ इनहेरिटेड में कुछ मिला था, कई चीजें थी, कुछ एक एम्पायर जो है उनको ऑलरेडी काफी स्टैब्लिश हुआ वो मिला था, लेकिन उन्होंने उस एम्पायर को और बड़ा किया था। ऑब्वियसली बात है, कहते हैं जब उनका बिगनिंग थी, शुरुआत थी, तो अशोका जो है बहुत एम्बिशियस थे, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये एम्पायर भी चाहिए वो एम्पायर भी चाहिए। उन्होंने काफी कॉन्क्वेर किया था। ऑल्दो मैं वैसे ही बोल रही हूँ कि उन्होंने इनहेरिट करा। इनहेरिट का मतलब क्या होता है, उनको अपने जो पूर्वज रहे हैं, मतलब जो उनके पापा या दादा वगैरह रहे हैं, उनसे ऑलरेडी उनको मिला है विरासत में वो चीज, वास्ट एम्पायर, बहुत बड़ा एम्पायर मिला है। लेकिन तब भी उन्होंने उसको और ज्यादा एक्सपैंड किया था। इतना एक्सपैंड कर दिया, इतना बढ़ा दिया उसको कि ऑलमोस्ट पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो हमने देखा था अभी मैप में, वो अशोका के राज में ही था। जो हमने ये वाला अभी एम्पायर देखा है, सॉरी राज्य हमने देखा था अभी, ये रहा। ये जो है किसके टाइम पे था, हमारे अशोका के टाइम पे जो है पूरा का पूरा ये रीजन था। अच्छा जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसमें आज का हम बोल चुकी हूँ मैं, साउथ का जो रीजन है आपका, जिसमें हमारा चोलास, चेरास, पांड्यास ये इंक्लूड नहीं थे। ऑल्दो उसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह ये सब इंक्लूड था। आज का अफगानिस्तान वगैरह मैंने दिखाया मैप में, सब कुछ था। कहते हैं वन एनकाउंटर, अब पता है यहाँ से है, एक एनकाउंटर किया उनकी जिंदगी का, एक ऐसा एनकाउंटर जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। तभी यहाँ पे हेडिंग है ना, किंग हु चोज पीस, एक ऐसा किंग जिसने शांति चुनी। शांति किस चीज से चुनी, वॉर से शांति चुनी। एक उन्होंने एक बहुत बड़ा वॉर किया था, कलिंगा में किया था। कलिंगा दैट इज उड़ीसा। जस्ट अ सेकेंड, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, एक सेकेंड लोड होने दो उसको, ये राम, यहाँ पे था आपका, ये रहा कलिंगा, हे वॉज कलिंगा। ये यहाँ पे उन्होंने वॉर किया था, और ये ऐसा वॉर हुआ उड़ीसा में जिसने अशोका की लाइफ बदल दी। उसके बाद से अशोका ने तीर उठाना, सॉरी तलवार उठाना बंद कर दिया। उन्होंने मना कर दिया। क्यों कर रहा है ऐसा, उसको पढ़ लो। ऐसा क्या हुआ जो अशोका ने तलवार छोड़ के शांति अपना ली, उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया, उसको मानने लग गए, उसको फैलाने लग गए, ऐसा क्या हुआ। कहते हैं एक ऐसा इनकाउंटर जिसने उनकी जिंदगी का रास्ता ही बदल दिया। एक एडिक्ट है उनका। एडिक्ट का मतलब क्या होता है भाई, कोई भी चीज है, कोई उनका ऑफिशियल बात है, कुछ स्टेटमेंट है जो भी उन्होंने कहीं पे छपवा रखी है, गड़वा कर लिखवा रखी है किसी भी रॉक पे, किसी पिलर पे, तो उसे बोलते हैं एडिक्ट। अशोका के एडिक्ट्स के बारे में आप काफी पढ़ोगे। एडिक्ट्स आपको अभी ध्यान से सुन लो पहले ही, एक ऐसी ऑफिशियल डिक्लेरेशन है, एक ऐसी ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो कि किसी भी किंग ने, किसी भी अथॉरिटी ने यहाँ पर इशू करी है। ठीक है, तो कोई भी ऑफिशियल पर्सन, कोई किंग है, कोई अथॉरिटी वगैरह है, जब वो एक स्टेटमेंट जो कि ऑफिशियल है वो उसको डिक्लेयर करती है, कहीं पर रटवाती है, छपवाती है, गड़वाती है, उसे आप बोलते हो एडिक्ट। अशोका के एडिक्ट बहुत सारे हैं। उन्होंने एक बार कलिंग उनके एडिक्ट में हमने देखा, एक स्टेटमेंट में हमने देखा बेसिकली ऐसा, जो उन्होंने कहीं पे लिखवा रखा था, गड़वा रखा था अपने किसी ना किसी पिलर पे। हम पढ़ते हैं कलिंगा के वॉर के बारे में, जो कि आज का उड़ीसा है, बता चुकी हूं मैं। बहुत ज्यादा फेरोशियस वॉर था, बहुत तेजी से, बहुत तगड़ा जो है, बहुत खून खराबे वाला वॉर चल रहा था। जब उन्होंने ये देखा, इतनी लाशें, हजारों लाशें जमीन पे बिछी हुई है, सबका खून खराबा, सबकी फैमिलीज मैंने एक बार में मार दी, इतना कुछ मैंने कर दिया, सब वॉर हो गया यहाँ पर, इतना कुछ हुआ। उन्होंने देखा बहुत डेथ हुई है, सब कुछ खराब हो गया, नष्ट हो गया सब कुछ, इतना डिस्ट्रक्शन हुआ यहाँ पर बैटल फील्ड में। अशोका ने चुना वायलेंस को छोड़ देना, वायलेंस को गिव अप कर देना, उन्होंने ये चुना।
जितना हो सके उतना, और उन्होंने शांति का रास्ता, नॉन वायलेंस का रास्ता जो उन्होंने वो चुना, जो कि बुद्धा ने सिखाया था, जो बुद्धा पढ़ाते थे, जो बुद्धा सिखाते थे, उन्होंने वो रास्ता शांति का, नॉन वायलेंस का बनाया और तलवार को बिल्कुल त्याग दिया। क्या देखकर त्याग दिया? कलिंगा वॉर में जो हजारों लाशें बिछी हुई थी, सबकी फैमिलीज खराब हो गई, डेथ हो गई, डिस्ट्रक्शन हो गया, इतना कुछ देखकर उनका मन बहल गया, कुछ हो गया, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। एक बार इसके बारे में सोचने के लिए आपको कह रहे हैं, अशोका की एडिक्ट्स में जब उन्होंने कलिंगा के वॉर के बारे में जिक्र कर रखा है, तो कहते हैं ही कुड हैव चूजन नॉट टू मेंशन इट। भाई क्या पता वो इसके बारे में मेंशन नहीं करते, उनकी मर्जी थी, और वो अपनी इमेज पीसफुल बेनोवेलेंट किंग के रूप में बनाते। तो ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने खुद को इस डिस्ट्रक्टिव वॉर के बाद खत्म कर दिया? मतलब ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने वॉर के बाद, क्या पता वो खुद को और राजा महाराजा दिखाते, और खुद को वो दिखाते भाई बहुत ज्यादा फेरोशियस थे, वो बहुत ब्रेव थे, और काइंड ऑफ ये सब चीज दिखाते और एरिया को कॉन्क्योर करते। वो सब ना दिखाकर उन्होंने इस वॉर के बाद अपना खुद को एडमिट कर देना, बेसिकली खुद को पीस के रास्ते ले जाना, ये चुना। ऐसा क्या हुआ? तो हम बता चुके हैं भैया, उन्होंने इमेंस सफरिंग, बहुत ज्यादा सफरिंग देखी, उन्होंने देखा बहुत सारे लोगों की जिंदगियां चली गई, इतना बड़े स्केल पे इतना ज्यादा जो खून बहा, डेवास्टेशन हुई, डिस्ट्रक्शन हुआ, इन सब चीजों ने उसको उनको बहुत इम्पैक्ट करा। क्या अगर उनको बहुत इम्पैक्ट करा, जिसकी वजह से उन्होंने वायलेंस का रिजेक्शन कर दिया। कहते हैं दिस एक्सपीरियंस अल्टीमेटली लेड हिम टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म। इसके बाद से उन्होंने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस करना, उसको मानना शुरू कर दिया, और धम्मा को काफी प्रमोट करा। धम्मा का मतलब क्या होता है? धर्म, कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स, कुछ प्रिंसिपल्स जो कि अशोका के खुद खुद के प्रिंसिपल्स थे, कोई टीचिंग नहीं है वो, लेकिन वो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिन पे अशोका काम करते थे। तो उन्होंने उस पर ध्यान दिया, मिलिट्री का कॉन्क्वेस्ट वगैरह उन्होंने नहीं करा, उस पर ध्यान ना देकर उन्होंने इस पे ध्यान दिया। अच्छा एक सेकेंड, अच्छा अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं ऐसा करने के करते टाइम पे कहते हैं एम्ब्रेसिंग बुद्धा की टीचिंग, जो बुद्धा की टीचिंग्स थी, क्योंकि बुद्धा को बहुत मानने लगे हैं तो बुद्धा की बातों को मान रहे हैं। ऐसा करते करते अशोका ने कुछ एमिशरीज को, एमिशरीज कौन होते हैं? ऐसे लोग जिनको हम अपनी कंट्री से बाहर भेजते हैं किसी चीज को और स्प्रेड कराने के लिए, किसी स्पेशल मिशन पे। हमने अपनी कंट्री से बाहर कुछ लोगों को भेजा है, मैंने भेजा है, तो वो लोग एमिशरीज हैं क्योंकि वो किसी मिशन पे जा रहे हैं बेसिकली। ठीक है, उसे उन्हें बोलते हैं एमिशरीज। उन्होंने अशोका ने ही श्रीलंका में, थाईलैंड में, सेंट्रल एशिया जो ऊपर वाला पार्ट है, हर जगहों पे बुद्धा के इस आइडिया को फैलाया, बहुत फैलाया। तभी आप देखते हो थाईलैंड में बुद्धा को काफी लोग मानते हैं, श्रीलंका में बुद्धिज्म को काफी लोग मानते हैं। ऑलमोस्ट जो लोग हैं वहां के श्रीलंका में, दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक रहते हैं सिन्हलीज, सिन्हलीज, एक रहते हैं आपके तमिल बेसिकली। तो जो आपके सिन्हलीज हैं, ये ऑलमोस्ट 74% लोग हैं, और इनका जो रिलीजन है वो बुद्धिज्म ही है। तो आप सोचो वहां पे कितने ज्यादा जो लोग हैं वो बुद्धिज्म को मानते हैं, बहुत लोग हैं ऐसे। और उसमें हाथ किसका है? अशोका का बहुत मेजर हाथ रहा है। अशोका ने यहाँ पे अपने बेटे खुद महेंद्र को भेजा था यहाँ पे श्रीलंका में, इसको और फैलाने के लिए, बुद्धिज्म को फैलाने के लिए। कहते हैं हिस्टोरियंस भी कई बार जो है बुद्धा को ग्रेट कम्युनिकेटर कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने एम्पायर में बहुत सारे एडिक्ट्स, बहुत सारी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है लिखवाई थी। किसकी स्टेटमेंट? इस मैसेज की स्टेटमेंट। और मैसेज क्या था? धर्म को फॉलो करो। यानी कि अशोका ने पिलर्स पे, रॉक्स पे, हर जगह पर जो रॉक्स है, पिलर्स है, पिलर वगैरह खड़े करवा, उन पे गड़वा गड़वा के लिखवा रहा है, एक मैसेज लिखवाया अशोका ने। और उस मैसेज में क्या था? वो स्टेटमेंट किस चीज की थी? वो एडिक्ट किस चीज के थे? चाहे वो रॉक का एडिक्ट हो, चाहे पिलर का एडिक्ट हो, चाहे मेजर एडिक्ट हो, चाहे माइनर एडिक्ट हो, लेकिन वो एडिक्ट था किसका? वो स्टेटमेंट थी किसकी? धर्म को फॉलो करने के लिए, धर्म को फॉलो करने के लिए। देखो यूजुअली क्या होता था कि राजा महाराजा, मैंने पहले पढ़ा हुआ, आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा पहले, इंस्क्रिप्शंस पढ़ा है, आई होप, आई लिटरली होप पढ़ा होगा, मैंने ये पढ़ा रखा है क्लासेस में अपने। इंस्क्रिप्शंस, क्लास मतलब वो क्लास नहीं, ये वाली क्लास जो आप लोगों की क्लास ले रही हूँ मैं, ठीक है, क्लास लेंगे नहीं, पढ़ रहे हो मतलब क्लास में, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस पढ़ा होगा, और एक आपने पढ़ा होगा मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है, दो वर्ड आपने पढ़े होंगे। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं बच्चा? जो आप किसी भी एक हार्ड सरफेस पे, चाहे मेटल हो, कुछ भी हो, रॉक वगैरह है, पिलर है, कुछ भी है, आप उस पर कोई चीज गड़वा गड़वा कर लिखवा रहे हो, दैट इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शंस। आपको देखना है, एक बार मैं यहाँ पे दिखा भी देती हूँ आप लोगों को, जस्ट अ सेकेंड, नेट सही से वर्क कर जाए तो दिखाई देंगे, ठीक है। देखो ये आपको दिख रहा है, हम किसी भी हार्ड सरफेस पे हमने कुछ गड़वा गड़वा कर हमने लिखवा रखा है ये सब। क्या ये बहुत लॉन्ग टर्म तक हटेगा? नहीं हटेगा, टर्म तक यहाँ पर ही रहेगा। ये हुआ आपके इंस्क्रिप्शन। अच्छा, एक होते हैं आपके बच्चा मनुस्क्रिप्ट। मनुस्क्रिप्ट क्या होते हैं उसको देखते हैं एक बार।
ये देखो, जो हम पाम की लीफ पे लिखवाते हैं ना बहुत हल्का, ये देखो इस तरीके से आपने देखी होंगी ना बुक्स में, बहुत हल्के हल्के पेजेस पे पाम लीफ से लिखा जाता है, इस पेजेस वगैरह पे छोटे छोटे से, और फिर इसकी बुक बन जाती है पूरी, मनुस्क्रिप्ट कहते हैं इसको हम। अच्छा, मैं अपनी क्लासेस में एक मूवी काफी रिकमेंड करती हूँ, दैट इज कॉल्ड राम सेतु। क्या नाम है? राम सेतु। मैं बहुत रिकमेंड करती हूँ बच्चों के, बच्चे कहते हैं मैम आप इसका अनपेड प्रमोशन करते रहते हो। हाँ, क्योंकि मूवी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मूवी है राम सेतु, जरूर देखना। उसमें मनुस्क्रिप्ट दिखा रखी है, उसमें राम सेतु दिखा रखा है, बहुत अच्छी चीजें हैं उसमें, काफी फैसिनेटिंग और काफी नॉलेजेबल मूवी है, इन्फॉर्मेटिव मूवी है। तो आप देखना जरूर उस मूवी को, जब भी आप लोगों को मौका मिले, अगर आप लोग थोड़ा बहुत देखो मूवीज वगैरह, तो उसको मूवी को जरूर देखना, बहुत अच्छी मूवी है। तो यहाँ पे देखो, मैंने दिखाया आप लोगों को कि इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। अब देखो, मैं बोल रही हूँ यूजुअली जो राजा महाराजा होते थे, वो इन इंस्क्रिप्शंस पे, इन हार्ड सरफेसेस पे अपनी विक्ट्री लिखवाते थे। हमने इन्होंने ये जीता, वो जीता, ये विक्ट्री हासिल करी, ये वाला बैटल जीता। लेकिन अशोका अलग थे। अशोका ने इन इंस्क्रिप्शंस पे, हार्ड सरफेसेस पे, रॉक है चाहे पत्थर है चाहे पिलर है, कुछ भी है, उसमें उन्होंने मैसेज लिखवाया। और मैसेज किसका? इस धर्म को फॉलो करने का। धम्मा क्या है? धर्म है। धर्म को ही एक लैंग्वेज, आपकी स्क्रिप्ट है उसमें, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में उसको धम्मा कहते हैं। अब इस लैंग्वेज को, इस मैसेज को, धम्मा को फॉलो करवाने के लिए इसमें कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स हैं। अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, टीचर को ऑबे करो, कुछ और बहुत सारी चीजें हैं, नेचर का ध्यान रखो। ये जो कुछ मैसेज है कि आपको अपने धम्मा को फॉलो करना है, वो मैसेज जो उन्होंने अपनी रॉकी एडिक्ट्स पे लिखवाया था। अच्छा, कह रहे हैं जो काफी जो एडिक्ट्स थे, ये प्राकृत लैंग्वेज में इंस्क्राइब हो रखे थे, गढ़ के लिखे हुए, तो जो कि काफी, हम कहते हैं इंडिया के पार्ट्स में काफी पॉपुलर लैंग्वेज थी। आपको अगर पूछा जाए, इसलिए आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि अशोका के जो एडिक्ट्स थे वो कौन सी लैंग्वेज में थे। तो कौन सी लैंग्वेज में थे बच्चा? वो आपके थे प्राकृत लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज में? प्राकृत लैंग्वेज में, जो कि होती है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। किसमें लिखी जाती है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। अच्छा, हम कह रहे हैं भैया, हमने हम प्रेफर करा है काफी इतिहास में, क्योंकि पास्ट में जो आपकी संस्कृत लैंग्वेज है ना, वो तो जो कुछ आपके ऋषि मुनि हैं, जो उनको वो ज्यादा अच्छे से लिख पाते थे उसको, लेकिन प्राकृत लैंग्वेज आपकी कॉमन लैंग्वेज थी। जैसे आजकल हम लोगों की, आजकल के मतलब जैसे हम लोगों की कॉमन लैंग्वेज हिंदी है, साउथ इंडिया में उन लोगों की कॉमन लैंग्वेज जो भी रीजनल लैंग्वेज है, चाहे कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु, कुछ भी है, और प्लस इंग्लिश वहां के लोगों की है, हम लोगों की हिंदी है बेसिकली। कहते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब, लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? जो हम बोल रहे हैं। और स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? जैसे हम उसको लिख रहे हैं। अब लिखने से क्या मतलब है मेरा? जैसे आपको हिंदी है, हिंदी हमारी लिखी जाती है देवनागरी स्क्रिप्ट में भी लिखते हैं हम हिंदी को, हिंदी को भी अलग अलग स्क्रिप्ट में हम लोग लिखते हैं। तो एक यहाँ पे जैसे अभी नॉर्मल अगर मैं हिंदी लिखूं, यहाँ पे कुछ भी लिखूं, तो वो जो है हमारी किस में होती है? हमारी देवनागरी स्क्रिप्ट में होती है। इंग्लिश जो है हमारी लैटिन स्क्रिप्ट में होती है, ब्रिटिश जो है लैटिन स्क्रिप्ट में होती है। अलग अलग यहाँ पे स्क्रिप्ट के नाम है। अब देखो, ये कुछ प्लेसेस हैं आपकी, बेसिकली रेड वाला जो आपको मार्क दिख रहा है, ये सब आपके रॉक एडिक्ट्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी, कि यहाँ पे जो आपको पत्थरों पे जो अशोका है, उन्होंने अपने जो ये मैसेज है धम्मा वाला, इसको फॉलो करने के लिए यहाँ पर गड़वा कर लिखवा रखा है। तो ये मेजर रॉक एडिक्ट है, ये माइनर है ब्लू ट्रायंगल वाली, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत आपको मिल जाएंगे। ये पिलर की है येलो वाली, की यहाँ पे पिलर्स पे छपवा रखे हैं ये मैसेज मेरठ वगैरह में। और ये माइनर पिलर है ग्रीन वाले, छोटे वाले, कि यहाँ पे छोटे मोटे पिलर यहाँ पर भी लगवा रखे हैं। और ये केव पे इंस्क्राइब करा रखा है, जो ये सितारा वाला है ना, स्टार का है, ये बारबर हिल्स वगैरह में ये कुछ केव है, उन पे यहाँ पर ये मैसेज धम्मा वाला जो है वो इंस्क्राइब करा रखा है। इससे पहले जो भी हमने मैप्स देखे हैं वो समझा चुकी हूं मैं। देखो ये क्या था, अशोका जो है रामगढ़ जा रहे हैं, रामग्राम का स्तूपा में जा रहे हैं, यहाँ पे नेपाल में जो है। और ये सांची स्तूपा से पैनल है, सांची स्तूपा मैंने आप लोगों को पहले भी दिखा रखा है, ठीक है। और कोई मैप रहा तो नहीं, यहाँ पे सप्तंग हमने देख लिया कौटिल्य का। एंड ऑल्सो जो ऊपर दो मैप्स थे, तो नंदा वाला था और एक उनका था मौर्यास का। ये है मेगास्थीन्स, मैंने देखा मेगास्थीन्स कौन है? ग्रीक के हिस्टोरियन है, जो कि इंडिया में आए थे, मौर्यास के टाइम पर आए थे। हमने बोला चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए थे। और ये पेंटिंग है यहाँ पर जो दिखा रहे हैं किस चीज को, ये तो मौर्य बैठे हैं, यहाँ मेगास्थीन्स बैठे हैं। ये जो है काम यहाँ पर ये लोग अपना कर रहे हैं। ये कुछ मैप्स थे, अभी तक कुछ फिगर्स वगैरह थी जो वहां पे आप लोगों को दिखानी थी। देखो आगे पढ़ते हैं, आगे कितना है अभी देखते हैं, एक सेकेंड। आई थिंक इसका एक पार्ट और बनेगा, इसके बाद ज्यादा नहीं बनेगा उसके बाद, ठीक है। देखो कह रहे हैं इन हिज एडिक्ट्स, जो उनकी एडिक्ट्स है ना, जहाँ जो स्टेटमेंट वगैरह है, जहाँ पे लिखवा रखा है उन्होंने उन स्टेटमेंट्स वगैरह को, वो भी है यहाँ पे। कहते हैं अशोका ने खुद को देव नाम प्रिय दासी के नाम से भी बोला है। ये आपसे एमसीक्यू में काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अशोका की एडिक्ट्स में अशोका किस नाम से है। या पूछ लेंगे देव नाम प्रिय दासी, देव नाम प्रिया दासी, किसका नाम है ये जो आपके है? तो वो अशोका का नाम है। अब देखो देव नाम प्रिय यानी कि देवों का, गॉड्स का प्रिय,
प्रिया गॉड्स का प्रिय, बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, और प्रिया दासी यानी कि जो कि बहुत, जो कि मतलब लोगों को काफी काफी काइंडनेस से रहता है, काफी दयालु है। दया दासी है, प्रिया दासी यानी कि बहुत काइंड है वो इंसान, तो बहुत काइंडनेस के साथ जो है वो रहता है। एंड इंडेड द लैंग्वेज ऑफ द एडिक्ट्स, लैंग्वेज जो थी एडिक्ट्स की, लैंग्वेज क्या थी, प्राकृत लैंग्वेज, वो काफी इंटरेस्टिंग थी उनको ये दिखाने के लिए भी कि भाई बाकी लोगों को कि काफी कंपैशनेट रूलर है, काफी जाना माना रूलर है, काफी अपने काम पे टिका रहता है, काफी डेडिकेटेड रूलर है, और बेनोवेरेंट काफी दयालु भी है। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिखा रखा है, बेसिकली ये आपको चीज दिखा रखी है कि यहाँ पर लिखा हुआ है उसी स्क्रिप्ट में, ब्राह्मण स्क्रिप्ट में, प्राकृत लैंग्वेज में, जिसको मैं आप नहीं समझ सकते हैं, उस टाइम के हिस्टोरियन समझते होंगे भाई, मेरे तो हमारे तो हम तो नहीं समझ सकते। ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि भाई अशोका ने क्या वेलफेयर करा, उसके बारे में यहाँ पे जो है कुछ चीजें लिखी हुई है। कहते हैं ऑल दो सम सदर्न किंगडम्स वर नॉट पार्ट ऑफ मॉडर्न किंगडम, मैंने बोला जो साउथ के किंगडम्स थे, चोलास, चेरास, पांड्यास, वो अशोका के एम्परर का पार्ट नहीं थे। अशोका फिर भी उनका भी भला चाहता था, उनका भी अच्छा चाहता था। उन्होंने क्या करा था, उसने क्लेम किया था मेडिकल केयर उन लोगों के लिए और उन एनिमल्स के लिए, जो भी जो उसके किंगडम के बाहर है ना, जो उसके किंगडम का, उसके एम्पायर का, सॉरी उसके एम्पायर का पार्ट नहीं भी है, तो उन लोगों का भी ध्यान रखना, मेडिकल केयर उन लोगों का, उन एनिमल्स का, उसने वो भी यहाँ पे किया। जो एनिमल्स को आप मार देते हो, हंटिंग करते हो या उनका बहुत बुरा व्यवहार करते हो, उन सबको उसने रोक लगा दिया, अशोका ने प्रोहिबिट कर दिया, और ऑर्डर करा कि जब भी कि एनिमल्स के साथ आप ना तो बुरा व्यवहार करोगे ना उनको मारोगे, और जब उनको जरूरत होगी तो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा। पता है ये सब उनके धम्मा है, बेसिकली कुछ कुछ धम्मा है, धर्म है, जिसको उन्होंने अपने एडिक्ट्स पे लिखवाया था। ठीक है, इफ सो अशोका वॉज एन अर्ली कॉन्ट्रीब्यूटर, और आप देखोगे इस तरीके से तो अशोका जो सबसे काफी पहले थे, वो काफी पहले से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो नेचर को और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने में, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सबको कंजर्व करने में, काफी बचा के रखने में, प्रिजर्व करने में काफी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है अशोका का। ही सेड ही हैड एस्टैब्लिश्ड रेस्ट हाउसेस, उसमें उनके एडिक्ट्स में ये भी लिखा हुआ है कि भाई उन्होंने जो है ना कुछ रेस्ट हाउसेस जिसपे विश्राम करने के लिए घर बनवाए थे, कुएं बनवाए थे, रेगुलर इंटरवल्स पे बनवाते थे वो, ऐसा मेन रोड के सहारे, मतलब मेन रोड के साइड में मुझे ये सब चीजें बनवाते थे अपने एम्पायर में, और वहां पे बड़े बड़े पेड़ वगैरह प्लांट कराते थे जिसपे फ्रूट्स वगैरह होते थे, ताकि वहां पर लोगों को छाया भी मिल सके और उनको कुछ खाने को भी मिल सके अगर लोग वहां से एम्पायर में से गुजरे तो। He also claimed to encourage all the sect, the different schools of thoughts present in this time। अब पता है क्या, उस टाइम पे स्कूल ऑफ थॉट होते थे, सिर्फ स्कूल नहीं होते थे, स्कूल ऑफ थॉट होते थे। इसका मतलब क्या है कि हर एक स्कूल में एक थीम थी जिसपे काम किया जाता था, हर एक स्कूल में एक स्पेसिफिक थीम पे लोग विश्वास करते थे, उसको मानते थे, उसको फॉलो करते थे, उसको पढ़ते थे। वो यहाँ पर है कि उसने सारे ही स्कूल ऑफ थॉट को काफी एनकरेज किया था, और ये कहा था कि भैया आपस में आप लोग अपनी अपनी टीचिंग्स को एक्सेप्ट करो, एक दूसरे की टीचिंग को एक्सेप्ट करो, कि सब जो पढ़ा रहे हो अच्छा पढ़ा रहे हो, और आपस उनको पढ़ो अच्छे से। अब देखो इतना कुछ लिखा हुआ है तो जरूरी नहीं है कि हर एक बात जो है वो सच ही हो, ठीक है, क्योंकि भाई कौटिल्य थे तो वो कुछ बातें जो उन्होंने बताई, क्या पता एक चीज उसमें एक्सैजरेट करके लिखी गई हो इन सब चीजों में, लेकिन फिर भी हाँ हमको इतना पता है कि कौटिल्य ने इतना कर दिया था अशोका को, और अशोका खुद भी ऐसे हो गए थे बाद में, खासकर कलिंगा वॉर की बात, कि वो लोगों के वेलफेयर पे, जो उनकी प्रजा है उसके वेलफेयर पे काफी ध्यान देते थे, अब तक पहुंचने के लिए काफी एफर्ट्स वगैरह भी करते थे। अब देखो आपको ये भी मिस नहीं करना है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने धर्म आपने पढ़ा, धर्म का मतलब मैंने बोला प्राकृत लैंग्वेज में धर्म को ही क्या बोलते हैं, धम्मा बोलते हैं। कहते हैं इसका जो एसेंस है, एक्चुअल मीनिंग क्या है, वो आप आसानी से नहीं समझ पाओगे, आसानी से नहीं कैप्चर कर पाओगे, लेकिन बेसिकली धर्म का मतलब है वो मॉरल लॉ, वो रिलीजियस। धर्म क्या होता है बेसिकली, जो भी कुछ रिलीजियस चीज हो, कुछ ऐसी चीजें जो आपको अपने धर्म में है, आपकी ड्यूटी है वो करना, अपनी फैमिली के आगे, अपनी फैमिली के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने इन्वायरमेंट के लिए, अपने देश के लिए, जो आपका धर्म है वो करना, चाहे रिलीजन से लेकर हो, चाहे किसी भी चीज को लेकर, कहते हैं आपका धर्म है करना। अगर किसी का हेल्प करो तो बड़े लोग कहते हैं कोई बात नहीं बेटा मेरा धर्म है ये, मैं ड्यूटी है बेसिकली उनकी, वो ऐसा करें। ठीक है, लाइट गोन